चिल्लू पार समागम के प्रायोजक करता है फॉक्स रियलिटी साइन ऑफ एक्सपीरियंस एस्ट्रा जेम्स एंड ज्वेलर्स गोरखपुर, श्री बालाजी कार केयर बढ़लगंज, असम्पशन पब्लिक स्कूल बढ़लगंज, गायत्री चिल्ड्रेन हॉस्पिटल बढ़लगंज व श्री राम हॉस्पिटल बढ़लगंज। बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो देश के जो सूबा है, राजनीतिक परकर पे बात की जाए तो सबसे बड़ा सूबा है। और सबसे बड़ा जो दिल्ली का रास्ता हो या फिर किसी भी प्रदेश की राजनीति को दखल देने का रास्ता हो तो उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है या उत्तर प्रदेश में भागीदारी करता है। पूरे प्रदेश भर का ये बड़ा चुनाव माना जाता है। देश की सारी निगाहें, पूरे जो राजनीतिक पार्टियां हैं इस चुनाव को देख रही हैं। चुनावी समय है, चुनावी वर्ष है, आगामी कुछ महीने बाद चुनाव है। देश की अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो हम एक ऐसी विधानसभा में हैं जिसका पूरे प्रदेश ही नहीं विश्व पटल पर उस विधानसभा को जाना जाता है अच्छे कार्यों के लिए भी और कुछ ऐतिहासिक कार्यों के लिए भी, चाहे वो जेपी का आंदोलन रहा हो या बहुत सारी ऐसी गतिविधियां रही हो जिनके लिए इसका सरमस्तक ऊंचा रहता रहा। हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए एक ऐसे शख्सियत हैं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। हंसमुख, मिलनसार व्यक्तित्व, ईमानदार विधायक, बसपा नेता, जिनके कार्यकाल लोगों को और जिनकी पहुंच सबको पता है, सबके पास जा सकते हैं, सब मिल सकते हैं। विनय शंकर तिवारी हैं, इनका जोरदार तालियों से लोग स्वागत करें। विनय जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे। धन्यवाद। और चुनावी वर्ष है जी, आपकी बात लोग आपसे कुछ जानना चाहते हैं और उनके कुछ सवाल हैं आपसे। नहीं, स्वागत है। 4.5 साल का समय पूरा हो गया है चिल्लू पार विधानसभा में। जिस तरह से आपके कार्यकाल का बहुत सारे ऐसे कार्य का जो विकास कार्य होंगे और भी जो चीज़ें होंगी, मुझे लगता है कि जनता जब हमें चुनती है, आपको चुनती है जनता किसी तरह से, किसी प्रतिनिधि को, तो बहुत सारे ऐसे काम होते हैं वहाँ तक हम नहीं पहुँच पाते हैं। अपेक्षाएं बहुत सारी होती हैं विकास को लेके। लेकिन आपके कार्यकाल का आपको क्या लगता है कि 4.5 साल में क्या उपलब्धियाँ हुई, कुछ ऐसे काम जो आपको लगता है कि ये हमारी कार्यकाल का ये उपलब्धि है और ये ऐसे कार्य हैं कि जो अभी हैं और शायद हमें जनता मौका देगी तो हम फिर करेंगे? देखिए, क्या कहते हैं, विकास एक सतत प्रक्रिया है जी। विकास कोई रुकने वाली चीज नहीं है जी। ये सतत होती है और परिवर्तनशील है जी। और जहां तक हमने चिल्लू पार में आदरणीय चिल्लू पार की जनता से जो वादा किया था, लगभग वादा में कोई एक ऐसा वादा नहीं रहा है। इसके लिए चिल्लू पार और मैं स्वयं को भी सौभाग्यशाली मानता हूं कि जो भी वादा हमने किया था चिल्लू पार की आदरणीय जनता से, वो पूरा वादा आज हम पूरा कर चुके हैं। चिल्लू पार की अगर हम बात करें तो बाढ़ग्रस्त क्षेत्र माना जाता है उत्तर प्रदेश का और हर साल, किसी एक साल का नहीं, एक वर्ष का नहीं, हर वर्ष यहाँ पर बाढ़ के भीषण त्रासदी से लोगों को गुजरना पड़ता है। ये सत्य है कि चिल्लू पार एक बाढ़ग्रस्त इलाका है, क्योंकि देखिए यहाँ पे कुआनो और सरयू का संगम है, सरयू और राप्ती का संगम है, राप्ती और गोर्रा का संगम है, राप्ती तरैना का संगम है, बथुआ का संगम है, फिर भुतहा नाला का संगम है। तो ढेर सारे नदी और नाले चिल्लू पार में आकर मिलते हैं और यहीं से फिर सरयू आगे बढ़ती हैं। तो लगभग पूरे तराई का, हिमालय की जो तराई है, उसका पूरा पानी का जो निकास है, एग्जिट है, वो चिल्लू पार से ही निकलता है। तो स्वाभाविक रूप से यहाँ पानी ज़्यादा आता है और बाढ़ की समस्या भी ज़्यादा है। उसके लिए हमने प्रयास भी किया था। जो बाढ़ है जिस पे आप आना चाह रहे हैं, आपके प्रश्न से पहले हम उत्तर देना चाहते हैं कि जो चिल्लू पार की सबसे बड़ी बाढ़ की समस्या है राप्ती की। जो लोग यहाँ कछार क्षेत्र से होंगे निश्चित रूप से जानते होंगे कि बैरिया और सरिया 6 किलोमीटर का बंधा है। हमारे पत्रकार साथी भी यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो ये 6 किलोमीटर बंधा जब मैं विधायक हुआ था उसको स्वीकृत करा दिया था। नाबार्ड ने उस पैसे के लिए 98 करोड़ रुपया धन अवमुक्त कर दिया था। अवमुक्त करने के बाद उसका टेंडर प्रक्रिया हो रही थी
लेकिन सरकार की दुराग्रहपूर्ण नीतियों की वजह से उसको स्थगित कर दिया गया और यह कहा गया कि इसकी जो लागत है, देखिए कितनी अपने आप में विरोधाभास है जी। एक बार आप स्वीकृत करते हो जी। तो जब स्वीकृत करते हैं किसी प्रोजेक्ट को तो उसका आगणन होता है, उसका एस्टीमेट बनता है जी। तो एस्टीमेट बना होगा, आगणन हुआ होगा, तो उस समय 98 करोड़ आया और नाबार्ड ने उसको पास कर दिया जी। सब प्रदेश की सरकार ने कहा कि नहीं, इसकी जो आगणन है वो और ज्यादा है, लगभग 300 करोड़ रुपया के लगभग उन्होंने बताने का काम किया था। तो कुछ ही दिनों में आगणन कैसे हुआ, चिल्लू पार की महान जनता को भी और आप सभी लोगों के माध्यम से सबको ये बताना चाहता हूं और उनसे सरकार से भी ये जानना चाहता हूं, मैं भी जानना चाहता हूं कि भाई अभी 2 महीने पहले आगणन में वो 98 करोड़ रुपया था, 2 महीने बाद वो कैसे 250 करोड़ रुपया हो गया। ये तो आश्चर्यजनक परिवर्तन है और इसको हमने विधानसभा में सवाल भी लगाया था कि भाई किस तरह से आप ये आगणन कैसे बढ़ रहा है। तो उन्होंने कहा उसमें 300 हेक्टेयर जमीन लगेगी जी। तो 300 हेक्टेयर 27 हेक्टेयर जमीन पहले आगणन में आती है। तो जो आगणन में आती है तो जो भी आगणन करते हैं, जो भी एस्टिमेट बनाते हैं वो तकनीकी लोग होते हैं जी। जैसे आप अपने विषय के तकनीकी व्यक्ति हैं, तो उसी तरह से इंजीनियरिंग के लोग होते हैं, बालखंड के लोग होते हैं, प्रदेश सरकार के पास उसका एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो और विशेषज्ञ और मर्मज्ञ जिनको कहा जाए वो लोग होते हैं। उन लोगों ने एस्टिमेट बनाया, पहले 27 हेक्टेयर बनाया और फिर 250-300 हेक्टेयर हो गया, जिसमें कहीं कोई तुलना असमानता है। तो ये सरकार की दुराग्रहपूर्ण नीति को स्पष्ट करता है। जो वर्तमान सरकार है उसकी दुराग्रहपूर्ण नीति को यहाँ पे स्पष्ट होता है। अगर वो बंदा बन गया होता तो आज ये प्रश्न शायद आप मुझसे ना कर रहे होते। अच्छा तिवारी जी, चलो आपने बहुत अच्छी बात रखी और अपनी बात भी बताया किस तरह से बाढ़ की जो सवाल है वो आज सवाल नहीं उठता अगर आपकी बात को पूरा कर दिया जाता, शासन प्रशासन को उसको रखती। अच्छा, अब हम चुनाव के मुद्दे पर आते हैं। आगामी समय में चुनाव है और आप एक जनप्रतिनिधि हैं। जनप्रतिनिधि की जो आपने बताया एक कार्य होता है, रेगुलर प्रक्रिया चुनाव विकास की होती है, तो ये चुनाव में भी जनप्रतिनिधि को जाना होता है। आपको चुनाव में जाना है, क्या तैयारियां हैं, किस तरीके से आपकी जो तैयारियां हैं चुनाव में ज़मीन में उतरने की? ये चुनाव में तो हम सदैव रहते हैं। हम चुनाव हुआ जनप्रतिनिधि कभी चुनाव से बाहर नहीं रहता है। हम 5 साल जनता की सेवा करते हैं और जनता के बीच में रहते हैं और इसका निर्णय जनता को करना है, आदरणीय चिल्लू पार के लोगों को करना है कि हमारी तैयारी क्या है, ये परिणाम बताएगा। तैयारी जैसी कोई ऐसी बात नहीं है, ये तो चिल्लू पार की आदरणीय जनता, आदरणीय लोग ये बताएंगे कि तैयारी कैसी है और 5 साल हम उनके बीच रहे हैं या नहीं रहे हैं, उनके दुख सुख में भागी रहे हैं नहीं रहे हैं, ये तो यहाँ के लोग बताएंगे। हमारे बताने से या आपके बताने से यह स्पष्ट नहीं होगा, ये जो चिल्लू पार की आदरणीय जनता बताएगी उससे ही स्पष्ट होगा। आपके टिकट को लेकर भी बहुत तरह तरह के कयास लग रहे हैं, क्योंकि आप कद्दावर नेता हैं तो सारी पार्टियां को अलग अलग तरीके के आपको पता भी होगा। लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि साइकिल की सवारी करेंगे, कुछ लोग बोलते हैं कि कमल सन होंगे। या आपको क्या लगता है कि हाथी में ही चलेंगे या लोगों की सिर्फ ये ख्वाब और कयास है? देखिए, किसी के कयास को हम कुछ नहीं कह सकते। मैं जहां हूं ठीक हूं और सुरक्षित हूं। आप लोगों का स्नेह और आशीर्वाद है, चिल्लू पार की जनता का स्नेह और आशीर्वाद है और बाकी कयास के लिए कुछ कहा नहीं जा सकता। चुनाव जिस तरह से नज़दीक आ रहा है और ये जो चुनाव है उत्तर प्रदेश का, मुझे लगता है कि बहुत बड़े समीकरण की ओर से निकलता है। जातिवाद समीकरण कहे जाए या क्षेत्रीय समीकरण कहे जाए। आपके नज़रिए से अगर मैं आपके राजनीतिक चश्मे की बात करता हूँ कि स्वच्छ राजनीति में जो जातिकरण होता है, जातिवाद होता है, वो होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? देखिए, जहां तक जातिवाद का प्रश्न है, लोकतंत्र में जातिवाद का स्थान नहीं है। लोकतंत्र में जातिवाद का स्थान नहीं है और लोकतंत्र में विकास का मुद्दा होना चाहिए और स्वस्थ लोकतंत्र होना चाहिए। जातिवाद, भाई भतीजावाद या परिवारवाद, इससे अलग हटकर विकास की बात होनी चाहिए और आदरणीय जनता की बात होनी चाहिए। विधायक जी, इससे यूपीए का कार्यकाल हुआ करता था, तब लोग तोते और पिंजरे जिस तरह से बात करते थे। ईडी और उसका एक चल रहा है, उस पर क्या बोलेंगे आप? देखिए, ये सरकार जब से आई है, जो भी विपक्ष में, मैं अकेला व्यक्ति नहीं हूं, मैं इस मंडल 2 मंडल में बहुजन समाज पार्टी का अकेला विधायक हूं और
जो भी विपक्ष में है उसके साथ सरकार यही रवैया अपना रही है, तो ये सरकार के ऊपर है। सरकार जो भाजपा में नहीं है, उसके पार्टी में नहीं है, उसके पास उसके लिए पिंजरे से तोता निकल आता है। जो सरकार के समायोजन नहीं कर रहा है तो उसको तोता निकाल देते हैं पिंजरे से। बिल्कुल ठीक बात है। दूसरा ये यहाँ का जो आपका विकास है, जलेश्वर एक मंदिर है, उसका पोखरे का सौंदर्यीकरण है। कुछ लोगों को लगता है कि बड़हलगंज में जो ठोस कदम होते हैं विकास को लेके, वो कदम आपके द्वारा नहीं, जो सिर्फ वादे थे, वादों के अनुकूल चीज़ें नहीं हुई हैं, तो आपके नज़रिए से वो क्या है? आप क्या नहीं, देखिए, जहाँ तक वादों की बात है, वादा हमने जनता से जो किया था उन वादों को पूरा किया। जलेश्वर नाथ सबके पूजनीय हैं, हमारे भी पूजनीय हैं। हम सनातन धर्म में आस्था रखते हैं, तो जलेश्वर नाथ हमारे पूजनीय हैं। और जहाँ तक ठोस बात है, तो लेटा घाट, जो लोग यहाँ रहते हैं शायद आपको भी जानकारी होगी, लेटा घाट यहाँ का ऐतिहासिक घाट है। मां सरयू और बड़हलगंज कस्बा लेटा घाट की वजह से एक तरह से जाना जाता था, और पुरातन लेटा घाट है वो समाप्त हो चुका था, और उसके को नवीन करने के लिए हमने प्रयास किया, और लेटा घाट पे धन अवमुक्त हो चुका है। लेकिन इस साल चूंकि बारिश जल्दी आ गई थी, जेठ में ही बारिश हो गई थी, अन्यथा वो आपको कार्य दिखाई देता, और जैसे ही पानी घटेगा लेटा घाट का निर्माण शुरू हो जाएगा। लगभग 70 लाख रुपए से के लागत से वो कार्य प्रारंभ होने जा रहा है। सुभाष चंद्र बोस पार्क है बड़हलगंज में, सौंदर्यीकरण को लेकर आपके द्वारा मुझे लगता है कई बार बातें कही गई हैं कि इस कार्य को किया जाएगा और इसको सौंदर्यीकरण होगा, लेकिन अभी तक मुझे लगता है वो जनता को नहीं मिला है। तो उसके लिए क्या चल रहा है? या देखिए, जैसा यहाँ लोग बैठे उपस्थित लोग जानते होंगे, मेरे विधायक होने से पहले जो नेताजी सुभाष चंद्र पार्क है वो किसी के कब्जे में था, ये सब लोग जानते हैं। ऐसा नहीं कोई शायद जो ना जानता हो, उसको सबसे पहले मैंने कब्जा अवमुक्त कराया। जो अलग से कब्जा था उसको मैंने अवमुक्त कराया, कब्जे से अवमुक्त हुआ। हमारा प्रयास ये था कि इसको उद्यान विभाग को दिया जाए जी, क्योंकि पार्क की देखभाल करना आवश्यक है। पार्क जितना बनना आवश्यक है उतना ही आवश्यक उसकी देखभाल है, और जब तक वो उद्यान विभाग के पास नहीं जाएगा तब तक उसकी देखभाल हो नहीं पाएगी। हालांकि हमने उस पर जिलाधिकारी महोदय को अपनी तरफ से एक पत्र लिख कर दिया है कि इसके सौंदर्यीकरण में जो भी धन होगा मैं अपने विधायक निधि से धन देना चाहता हूं। आप उद्यान विभाग से कहें उसको ये ले और उसकी देखरेख करें। आप चाहें तो 2018 में हमारा पत्र है, जैसे कब्जा खाली हुआ था तुरंत हमने पत्र लिखकर उनको दिया था। हमारे जो अखबार के साथी हैं इन लोगों ने, ये लोग भी जानते हैं, और इसको इन्होंने खबर के रूप में भी चलाया था, तो इनका भी शुक्रगुजार हूं। इन्होंने जनता को बताने का कार्य किया था, तो आज भी वो पत्र उनके पास पड़ा हुआ है। हम लगातार उनसे सिफारिश भी कर रहे हैं, बात भी कर रहे हैं, आग्रह भी कर रहे हैं, लेकिन फिर वही कि हम 2 मंडल में अकेले विपक्ष के विधायक हैं, तो विपक्ष के साथ कैसा क्या बर्ताव होगा ये सरकार बताने का कार्य कर रही है। विनय जी, आपका कार्यकाल, हर प्रतिनिधि का कार्यकाल होता है, आप जनता के बीच रहते हैं, और आपने जिस तरह से बोला कि मैं जनता के साथ हूँ, जनता का सेवक हूँ, तो जनता के बीच में ही रहता हूँ। लेकिन एक कार्यकाल का कोई भी काम होता है उसका लेखा जोखा होता है। आप अपने नज़रिए से, आप अपनी सोच से जनता से क्या, कौन ऐसे काम हैं जो आपके कार्यकाल में बहुत ज़्यादा उपलब्धियाँ हुई हों, जिनको आप बताना चाहते हो, जो काम रुके हुए थे हमने कराए? देखिए, हमने कहा ना, विकास एक सतत प्रक्रिया है। विकास कभी रुक, माने आज अगर हो जाता तो ऐसा नहीं कल कुछ और नहीं चाहिए। आज अगर सड़क 2 लाइन की है तो उसको 4 लेन चाहिए, 4 लेन है तो 6 लेन चाहिए, अगर डामर सड़क है तो उसको कंक्रीट चाहिए, अगर 3 मीटर की सड़क है तो उसको 6 मीटर चाहिए। तो सतत प्रक्रिया है। जैसे आपने छेड़ दिया पर्टिकुलर, तो जो राम जानकी मार्ग है, जो कि चिल्लू पार की लाइफ लाइन एक तरह से कहें, क्योंकि हमारा जो चिल्लू पार क्षेत्र है लगभग 76 से 77 किलोमीटर लंबा है, जो उरुआ के आगे से चलता है और पटना घाट तक आता है। तो ये पूरी राम जानकी मार्ग यहां से गुजरता है। तो पहले ये स्टेट हाईवे हुआ करता था, ये हमारे पत्रकार साथी और यहाँ जो बैठे हैं ये सब लोग जानते होंगे, ये स्टेट हाईवे हुआ करता था। हम जब विधायक हुए और यहाँ के लोगों से हमने वादा भी किया था ये कि जब हम जीत के जाएंगे, आपका आशीर्वाद मिलेगा, तो इसको नेशनल हाईवे बनाने का कार्य हम
करेंगे और इसको हमने नेशनल हाईवे बनाया। तो ये हमने जो आदरणीय जनता से बात की थी उस वादे को हमने पूरा करने का काम किया। इसके साथ ही साथ होता यह है कि जब कोई भी परियोजना या प्रोजेक्ट स्टेट हाईवे से नेशनल हाईवे होता है तो उस पर तुरंत धन अवमुक्त नहीं होता है, लेकिन इसकी दशा खराब थी। हम माननीय नितिन गडकरी जी से उनको धन्यवाद भी देंगे। हम 2 बार मिले उनसे और हमने कहा ये अयोध्या का रास्ता है और जनकपुर से अयोध्या को जोड़ता है। ऐतिहासिक रूप से भगवान राम इस रास्ते से गए हुए हैं, तो ये रास्ता जनहित के लिए आवश्यक है। तो हमारे आवेदन को उन्होंने स्वीकार किया और 37 करोड़ रुपया एक, जो कि गोला से लेके उर्वा तक जो चलने लायक नहीं सड़क थी, आज लोग कह रहे हैं कि स्पीड ब्रेकर लगवा दीजिए, रोज दुर्घटना हो रही है। अभी कल ही एक कोई सज्जन हमसे कह रहे थे, तो सड़क अब ऐसी बन गई है जिस सड़क पे चला नहीं जा सकता था, आज उस पर स्पीड ब्रेकर बनाने की मांग हो रही है। और 17 करोड़ रुपया दूसरा जो बढ़लगंज से लेके पटना घाट सड़क बनने जा रही है और बीच में जो गोला से लेकर बढ़लगंज के बीच में है, इसमें भी 17 करोड़ रुपया अवमुक्त हो गया है। जैसे बरसात खत्म होगी वो कार्य भी शुरू हो जाएगा। तो ये अपने आप में एक बड़ी घटना है। इसके साथ ही साथ, नहीं पूरी बातें हो जाने दीजिए, तो जब विकास की बात आप कर रहे हैं तो बातें पूरी होनी चाहिए। इसके साथ ही साथ मैंने सड़कें तो ढेर सारी हैं, सड़कों की बात मैंने और परियोजना, जैसे शिक्षा के लिए ITI 2007 से पहले मंजूर हुआ था, 2007 के बाद वो बना, लेकिन वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। बनने से पहले ही वो गिर गया था। अगर आप लोग उसके गवाह हैं, ये जितने लोग बैठे हैं, अगर किसी ने ITI को देखा होगा, शुभम जी अगर आप भी देखे होंगे, हो सकता उधर गए हैं कि नहीं गए हैं मैं नहीं जानता, लेकिन जो लोग भी अगर गए हैं तो वो उपयोग होने से पहले ही बेकार हो गया, गिर गया। और सरकार ने उसको कंडेम घोषित किया, विधानसभा में हमने प्रश्न किया, उसके बाद माननीय मंत्री जी थे चेतन चौहान जी, उन्होंने 12 करोड़ रुपए अवमुक्त किया और आज ITI का निर्माण हो रहा है। तो शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि है ये हमारी, क्योंकि रोजगार पर एक शिक्षा देगा ITI, और जो कि भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका था, तो वो उसकी बात हो गई। इसी तरह जो सड़क की बात करेंगे, बाढ़ की बात करेंगे, तो सड़क में आप देखें गोला से कोड़ीराम की सड़क बनी, ये सड़क भी जो सब लोग जानते हैं, गोरखपुर और बनारस जो NHAI बना रही है, ये 4 बार सस्पेंड हो चुकी है। और मैं सबके माध्यम से इसमें भी मैं केंद्रीय मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि उनसे मैं मिला और अपने पत्र दिए। लगभग इसमें हमने 50 पत्र लिखे हैं और हाँ, सड़क के लिए लिखा, और ये सब लोग जानते हैं। हर पत्र और जो भी पत्र हमारा आता है, हम अपने जो अखबार के साथी हैं उनके साथ उसको शेयर भी करता हूं मैं, कि भाई देखिए उन्होंने हमको ये जवाब दिया है। हमने ये पत्र लिखा था बाकायदा पत्रांक संख्या के द्वारा, कि हमने इस तारीख को इस पत्रांक की संख्या के द्वारा पत्र लिखा था, उनका ये उत्तर आया हुआ है। तो हमने प्रयास किया और हमारा प्रयास मैं मानता हूं काफी हद तक सफल है। हालांकि कायदे से तो ये सड़क 18 और 19 में बन जानी चाहिए थी, 18 अक्टूबर या 19 अक्टूबर में इसको पूरा हो जाना चाहिए था, लेकिन जो कार्यदायी संस्था है उसकी लापरवाही कहें या विभाग की लापरवाही कहें, ये तो विभाग को तय करना पड़ेगा। हम तय करने वाले कोई नहीं होते हैं, लेकिन उसके बाद भी आज वो काम गति पे है और मैं ऐसा विश्वास करता हूं कि जल्दी ये कार्य पूरा हो जाएगा, तो यहाँ के लोगों को गोरखपुर और बनारस जाने में सुविधा होगी। कोड़ीराम से लेके गोला का मार्ग है, उर्वा से लेके दशरथपुर का मार्ग है, इस तरह से ढेर सारी तमाम नई सड़कें हैं जो एक दूसरे को जोड़ती हैं, जो पहले नहीं हुआ करती थी। जो सरयू की कटान थी उसके लिए बाढ़ कटान की चीज़ें थी, उसको हमने कराया। जो यहाँ से टेढ़िया बंधा है उसको ठीक कराया। तो इस तरह से ढेर सारी चीज़ें, हमारे पास लंबी लिस्ट अगर आप कहेंगे तो हम पढ़ देंगे, इसलिए लिस्ट लेके आए हैं। अच्छा, चलते चलते आपसे लास्ट एक सवाल है, अंतिम सवाल आपसे करना चाहेंगे। जिस तरह से ये मुख्यमंत्री का गृह जनपद माना जाता है और उनका लगाव भी अगर राजनीतिक तौर पे देखा जाए, आप जनप्रतिनिधि हैं, आपको क्या लगता है, जैसे कि लोगों को ज़रूर लगता है कि गृह जनपद होता है तो कोई अगर मुख्यमंत्री है अपने पद पे है तो थोड़ा सा उसका विकास और दूसरे तरीके से होता है। आप यहाँ पे जनप्रतिनिधि हैं, आपके नज़रिए से क्या लगता है कि यहाँ मुख्यमंत्री जी द्वारा जो सारी चीज़ें हैं विकास कार्य को लेके, तो कितना हुआ है?
देखिए, इसका निर्णय पहले भी मैंने कहा जनता करती है, विकास का निर्णय जनप्रतिनिधि नहीं करता है, और आप पत्रकार साथी करते हैं। तो ये आप अगर आए होंगे, कहीं बाहर से आए हैं, तो आपको लगा होगा कितना विकास हुआ है। कि मेरे कहने की किसी को आवश्यकता नहीं है, आपको निर्णय करना पड़ेगा कि अगर ये मुख्यमंत्री जी का गृह जनपद है, और क्या किसी मुख्यमंत्री का गृह जनपद ऐसा होता है क्या, तो ये निर्णय आपको करना है, आदरणीय जनता को करना है। ये हमारे निर्णय से इस बात पे कोई भला नहीं होगा, क्योंकि लोग कह देंगे कि हम विपक्ष के हैं इसलिए आरोप लगा रहे हैं। तो आरोप लगाने के बाद निर्णय आदरणीय जनता करे और पत्रकार साथी करे इसके ऊपर। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ समय देने के लिए। तो ये थे बसपा नेता और यहाँ के स्थानीय विधायक विनय शंकर तिवारी, जिन्होंने बहुत सारी हमारे सवालों के जवाब दिए और मधुर तरीके से सवालों के जवाब दिए, और होमवर्क भी लेके आए थे साथ में सारे आंकड़ों के साथ, और उन्होंने सब बातें भी बताई, और जल्द ही उनसे एक और भी मुलाकात करेंगे। शुक्रिया, धन्यवाद। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।